Good morning students. Beta, this is your lecture number 12 for 9th class. And in our previous lecture, we have completed cell membrane, we have completed cell wall and nucleus. ठीक है? कोई doubt है तो you can ask me at any time. Today I am going to explain you protoplasm along with endoplasmic reticulum. आई थिंक हमने टेबल कर ली थी कि कौन से जो है सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, कौन से जो है मेम्ब्रेन लेस होते हैं. फिर भी एक बार और डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद प्रोटोप्लाज्म. देखो प्रोटोप्लाज्म बेटा आप पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? दिस इज साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या है? देखो मैंने पहले भी आपको बताया है जब हम डिस्कवरी की बात कर रहे थे कि मान लो ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन है इसकी, ये न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म. और इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म. आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. तो ये क्या है? जस्ट एक जेल लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है हमारे सेल के अंदर. ठीक है, और आप सभी ने पढ़ा है कि जो हक्सले नाम के साइंटिस्ट थे, ये डिस्कवरी में हम कर चुके हैं. हक्सले नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको क्या कहा था? इसको कहा था क्या? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. क्या कहा था? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. तो देखो बेटा सबसे पहले बात करते हैं साइटोप्लाज्म की. साइटोप्लाज्म को हम क्या बोल सकते हैं? साइटोसोल भी कह सकते हैं. साइटोप्लाज्म इज आल्सो नोन एज साइटोसोल. ठीक है, और यहाँ पे क्या है? लिविंग कंटेंट प्रेजेंट है दैट हैव सर्टेन chemicals along with cell organelles. ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं? कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, आरएनए हो गया, राइबोसोम्स हो गए. ठीक है ना, कुछ केमिकल्स होते हैं. ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या है? कुछ सेल ऑर्गेनल्स हैं. सेल ऑर्गेनल क्या है? कुछ ऐसी चीजें जो यू मान के चलिए लिविंग होती है. ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स लिविंग होते हैं बाय नेचर, और ये मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकते हैं. यू मान के चलिए एक स्पेसिफिक चैम्बर जहाँ पे एक स्पेसिफिक काम हो रहा है, बस इसी तरीके के हैं. ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें साइटोसोल की, ठीक है, तो साइटोसोल जो है, साइटोसोल क्या शो करता है? इट शोज कंटिन्यूअस स्ट्रीमिंग मूवमेंट. ठीक है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. क्या मतलब है? देखो बेटा ये आपका सेल है, ठीक है, और इस सेल में ये जो साइटोप्लाज्म है ये कांस्टेंट नहीं है. ये साइटोप्लाज्म क्या कर रहा है? इधर से उधर ऐसे कहीं कहीं मूव कर रहा है. ठीक है ना, आगे बात समझ में? मतलब ये लिक्विड ही तो है, और लिक्विड क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स. वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, और इसी के रिस्पेक्ट में क्या है? वो पर्टिकुलर चीज भी मूव करेगी. जैसे देखो आप एक गिलास में पानी लो, ठीक है, और उसके अंदर आपने डाल दिए 4-5 छोटे छोटे, इतने मतलब लंबे लंबे बट छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े, पतले पतले लकड़ी के टुकड़े. ठीक है, इतने होने चाहिए जो पानी में हल्के से डूब सके. ठीक है, यूं नहीं कि सरफेस पे ही रहे. और देखो जैसे जैसे आप उन लकड़ी के टुकड़ों को हिलाओगे पानी हिलेगा, है ना. इन द सेम सेंस माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? कुछ ट्यूबुलर कंपोनेंट्स होते हैं जो मूवमेंट शो करते हैं, और उसी से साइटोप्लाज्म भी क्या करता है? मूवमेंट को शो करता है. ठीक है, तो ध्यान रखना यूकैरियोट्स में स्ट्रीमिंग मूवमेंट प्रेजेंट होता है. ठीक है, यूकैरियोट्स में क्या प्रेजेंट होता है? स्ट्रीमिंग मूवमेंट, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट. ठीक है ना, इसी का दूसरा नाम क्या है? साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट. साइटोप्लाज्मिक
मूवमेंट। क्लियर? तो यूकैरियोट्स में साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट प्रेजेंट होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। और यहीं पे लिख लेना नोट में क्या कि इसी को और क्या बोल सकते हैं, साइक्लोसिस भी बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो, साइक्लोसिस। ठीक है, तो अगर हम बात करें इन प्रोसीजर्स की, दिस ऑल पर्टिकुलर मूवमेंट्स आर एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। साइक्लोसिस, ठीक है, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, क्योंकि उनमें क्या नहीं होते, माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते, बिकॉज दे लैक माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है ना, ये चीज याद रखनी है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो जनरली कोई नहीं पूछता, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे करते हैं। देखो बेटा, साइटोप्लाज्म में आपको क्या क्या मिलेगा, आपको कुछ तो मिलेंगी नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, कुछ मिलेंगे लिविंग सब्सटेंसेस। ठीक है, और जो लिविंग सब्सटेंसेस है उनमें भी फिर तीन, उनको क्या बोलते हैं हम, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। जो लिविंग सब्सटेंसेस मिलेंगे उनको क्या बोलेंगे हम, सेल ऑर्गेनल्स। अब सेल ऑर्गेनल्स आपको तीन टाइप के मिलेंगे। ठीक है, कुछ तो ऐसे जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, कुछ ऐसे जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, और कुछ ऐसे साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या होगा, आपको क्या क्या मिलेगा, कुछ तो क्या मिलेंगे, लिविंग कंपोनेंट्स, लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, और कुछ क्या मिलेंगे बेटा आपको, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनको हम जनरली क्या कहते हैं, उनको क्या कहोगे, सेल ऑर्गेनल्स। क्या कहोगे, सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को क्या कहेंगे, सेल इंक्लूजन्स, इंकल्शंस। ठीक है, सेल इंक्लूजन्स। आगे बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से आपने याद रखना है कि जो है सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, सेल के साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होगा। बेटा एक बार इंक्लूजन की स्पेलिंग आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, इसके अलावा देखो, अगर हम बात करें सेल ऑर्गेनल्स की, ठीक है ना, सेल ऑर्गेनल्स फिर हमें क्या मिलेंगे, देखो कुछ तो क्या होंगे, मेम्ब्रेन लेस होंगे, मेम्ब्रेन लेस। ठीक है, इनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। कुछ होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है। ठीक है ना, अब मेम्ब्रेन भी फिर क्या हो सकती है, दो टाइप की हो सकती है। मतलब या तो ऑर्गेनिज्म क्या हो आपका, सेल ऑर्गेनल कैसा हो, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हो, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, या फिर कैसा हो, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने याद करना है कि कौन सा सेल ऑर्गेनल ऐसा है जो मेम्ब्रेन लेस होता है, कौन सा ऐसा है जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और कौन सा ऐसा है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो देखो, सबसे पहले मेम्ब्रेन लेस में आपको क्या क्या पढ़ना है, एक तो पढ़ने हैं राइबोसोम्स। ठीक है, और यूकैरियोट्स में कौन से एस के मिलते हैं, 80S राइबोसोम्स मिलते हैं। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में एक तो याद करोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज का जो टॉपिक हमारा मेन रहेगा वो यही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आप याद करेंगे गोल्जी बॉडीज। ठीक है, इसके अलावा हम याद करेंगे यहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में वैक्यूल्स, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स। ठीक है, ये सारे क्लियर। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं लिखवा नहीं रही हूँ। डबल मेम्ब्रेन बाउंड में देखो बेटा, एक तो होता है न्यूक्लियस। ठीक है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन दी प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और इसके अलावा आपने याद करना है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके अलावा आपको याद करना है प्लास्टिड्स।
प्लास्टिड्स की ही एक टाइप होती है क्लोरोप्लास्ट, पढ़ेंगे आगे हम। प्लास्टिड कह लो या क्लोरोप्लास्ट कह लो, बराबर है। तो देखो क्या है, इनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इनके चारों तरफ मतलब चारों तरफ नहीं, ये जो ऐसे सेल ऑर्गेनल है जिनके जो है मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जैसे आपके सेल की मेम्ब्रेन है ऐसे इन ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन होती है, इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, जैसे जैसे हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एवरीथिंग विल बिकम क्लियर टू यू। ठीक है ना, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम की जहां तक बात है तो देखो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, ठीक है, साइटोप्लाज्म, और एक न्यूक्लियस भी होता है, वो आप पढ़ चुके हैं। क्लियर, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है ना, क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब। अब देखो एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर, और प्लाज्म वर्ड साइटोप्लाज्म से आया, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर, और आगे लगा हुआ है रेटिकुलम। ठीक है, तो रेटिकुलम वर्ड का मतलब होता है नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क, तो यानी कि साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क प्रेजेंट है, और उस नेटवर्क को मेम्ब्रेन बाउंड नेटवर्क प्रेजेंट है, और उस नेटवर्क को हमने क्या नाम दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो एंडो वर्ड का मतलब क्या होता है, इनसाइड, और प्लाज्मिक वर्ड कहां से आया है, फ्रॉम साइटोप्लाज्म, फ्रॉम या इनसाइड या यूं कहो साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसका प्लाज्मिक वर्ड लिया गया है, और रेटिकुलम वर्ड का मतलब होता है नेटवर्क। ठीक है, तो यानी कि साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड कोई नेटवर्क है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स का कोई नेटवर्क है, उसको क्या नाम दिया गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वैसे अगर देखा जाए इसका निकनेम, दे आर नोन एज, क्या बोलते हैं हम, एंडोस्केलेटन ऑफ सेल, एंडोस्केलेटन ऑफ सेल, सेल का एंडोस्केलेटन, अंदर से जो मजबूती प्रोवाइड करे, जो रिजिडिटी प्रोवाइड करे, उसको क्या कहेंगे, इंटरनल स्केलेटन। और देखो ये मेम्ब्रेन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर फैला हुआ है। ठीक है ना, उसको हमने क्या नाम दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। अब देखो बाय स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो देखो हमने देखा था कि ये आपका न्यूक्लियस है, ये सेल हो गया। ठीक है, और सेल के अंदर न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसी से कुछ एक्सटेंशंस बाहर निकलते हैं, वहीं से क्या निकलते हैं, कुछ एक्सटेंशंस बाहर निकलते हैं। समझ में आ गया, जिनको हमने क्या नाम दिया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे करके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ऐसे करके क्या हो गई है, आपकी बाहर की तरफ फैलने लग गई है, ऐसे एक्सटेंड हो गई है। समझ में आ गई बात। इसको हमने क्या नाम दिया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेटवर्क जो कंप्लीटली सेल के अंदर फैला हुआ है, इस तरीके से नेटवर्क बनाए हुए। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से सेल के अंदर फैला हुआ है, कुछ इस तरीके से। समझ में आ गई बात। ठीक है, और कहीं कहीं पे और जगह भी ऐसे प्रेजेंट है, इस तरीके से भी प्रेजेंट है कहीं पे। ठीक है, ऐसे करके भी प्रेजेंट है, कहीं और बना लो ऐसे करके। अब हम इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना, कहीं कहीं पे ये इस तरीके से भी टूट रहा है, ऐसे करके भी टूट रहा है, तो ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही हिस्सा होता है। ठीक है, तो देखो हमने क्या देखा, ये क्या है, ये पूरा जो मेम्ब्रेन का नेटवर्क बना है थ्रू द एक्सटेंशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको क्या कहा है, उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा। और देखो जो न्यूक्लियस के नजदीक हमने देखा था कि न्यूक्लियस के बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है उस पर क्या लगे हुए थे, राइबोसोम, है ना। और इसी तरीके से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के नजदीक है, उसके आउटर सरफेस पे क्या लगा होगा, जो है राइबोसोम्स अटैच होंगे, ऐसे केवल एक सरफेस पे, दोनों सरफेस पे नहीं, एक साइड, जैसे आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एक साइड पे थे, ऐसे ही एक सरफेस पे क्या लगे हुए हैं,
राइबोसोम, जिससे इनका सरफेस कैसा हो गया है, रफ हो गया है। सरफेस कैसा दिखाई दे रहा है इन राइबोसोम्स की वजह से, रफ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इसीलिए ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच हैं, उनको हमने क्या नाम दिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर। और इन्हीं का कुछ हिस्सा जब इनसे सेपरेट हो जाता है और इसमें से राइबोसोम्स हट जाते हैं तो इनका सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, ये इन्हीं से निकले हैं, इन्हीं से बाहर आए हैं, ठीक है ना, सेपरेट आउट हुए, डिटैच हुए हैं, तो इनका सरफेस स्मूथ है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। तो इनको क्या कहा जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर, ठीक है। तो ये हमने बाय डायग्राम देखा, इसको बोलेंगे RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलेंगे SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो देखो ये हमने डायग्राम वाइज देखा, दिस वन इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और ये कंप्लीट सेल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, क्लियर, ठीक है। तो देखो हमें देखना है कि अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करता है और इसका क्या रोल है, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डिटेल स्ट्रक्चर, और ये पढ़ेंगे कि इसका रोल क्या है, ठीक है ना, इसका मेन काम क्या है। तो देखो बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करें डिस्कवरी की, ठीक है, तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय पॉटर। पॉटर नाम के साइंटिस्ट थे जिसको जिसने सबसे पहले इसको जो है देखा। वहीं पे अगर हम बात करें अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे देखो बेटा 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, ठीक है। अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी की, तो 3 साइंटिस्ट ने इसका मेन स्ट्रक्चर देखा था, पॉटर, क्लॉड एंड फुलमैन, ठीक है, पॉटर, क्लॉड एंड फुलमैन, लिख लेते हैं एक बार, पॉटर, क्लॉड एंड फुलमैन, ठीक है। इन्होंने इसकी क्या की थी, डिस्कवरी की थी, क्लियर। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे मैं करवा सकूं। अब देखो बेटा, अगर हम बात करें इसके कंपोनेंट्स की, इसके स्ट्रक्चर की, तो बेसिकली यहाँ पे 3 हिस्से आपको दिखाई देंगे, ठीक है। एक तो कुछ तो ट्यूब की फॉर्म में, ठीक है ना, कुछ ट्यूब की फॉर्म में है जिनको वेसिकल्स कहा जाता है, कुछ जो है एलोंगेटेड है, ठीक है, एलोंगेटेड ट्यूब लाइक है, अभी बताते हैं। देखो हेडिंग डालेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे 3 कंपोनेंट मिलेंगे। एक तो होता है सिस्टर्नी, ठीक है, सिस्टर्नी, एक होते हैं ट्यूब्यूल्स और एक होते हैं वेसिकल्स, ठीक है। तो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या क्या मिलेगा, सिस्टर्नी मिलेंगी, ट्यूब्यूल्स मिलेंगे, और क्या मिलेगा, यहाँ पे वेसिकल्स मिलेंगे। अब सिस्टर्नी कैसे होती है बेटा, कुछ इस तरीके से जो आपने डायग्राम में बनाई थी, ठीक है, इस तरीके से अनब्रांच्ड ट्यूबुलर नेटवर्क, लेकिन यहाँ पे क्या है, पैरेलली अरेंज्ड टू ईच अदर, ठीक है। जब पैरेलली अरेंज होता है तो उसको क्या कहते हैं हम, सिस्टर्नी। अनब्रांच्ड ट्यूबुलर components which are arranged parallelly to each other, ठीक है। जो एक दूसरे के पैरेलली अरेंज हैं उसको हमने क्या कहा बेटा, सिस्टर्नी कहा, ठीक है। और जनरली ये कहाँ होता है, नियर द न्यूक्लियस, जनरली कहाँ मिलता है,
नियर दी न्यूक्लियस, दे आर एक्सटेंशन ऑफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या लिखेंगे? जनरली प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस। ठीक है, basically they are extensions of outer nuclear membrane। ठीक है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ही क्या होती हैं? एक्सटेंशंस होती हैं। वहीं पे अगर बात करें ट्यूबुलर पार्ट की, ये होती तो क्या है, ऐसे ब्रांच भी हो सकती है और अनब्रांच भी हो सकती है। ठीक है ना, ब्रांच भी हो सकती है और अनब्रांच भी हो सकती है, बट पैरेलली अरेंज नहीं है। ठीक है, अच्छा इन पे एक चीज और ध्यान रखना, जनरली हैव जनरली पार्ट ऑफ या फॉर्म लिख लो, जनरली फॉर्म आर बनाती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। ठीक है, और ये कैसी है? ये जनरली एससीआर का हिस्सा होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। तो दे मे बी चलो ब्रांच मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। ठीक है, इसके अलावा प्रेजेंट नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ध्यान रखना, ये सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं, कुछ एक बच्चे इसको पीएम मोदी बोल देते हैं। क्वेश्चन दिया था आपको, जब आपका टेस्ट हुआ था तो मैंने क्वेश्चन दिया था, व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और किसी एक बच्चे ने आंसर ही लिख दिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना लिख के उसने आंसर लिख दिया पीएम मोदी पे। कुछ अजीब सा आंसर था, मैं भी नहीं समझ पाई क्या था, बट था वो मोदी जी पे। तो ये गलती मत करना, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉट योर पीएम मोदी। ओके, सो प्रेजेंट नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फॉर्म एससीआर। ठीक है, एससीआर जो है वो जनरली ट्यूबुलर पार्ट से बनता है। ठीक है, वेसिकल्स की और लैक राइबोसोम्स एट देयर सरफेस। ठीक है, सरफेस पे क्या नहीं होते हैं? राइबोसोम्स नहीं होते। जहां तक बात है वेसिकल्स की, तो वेसिकल्स कुछ ऐसे गोल होंगे। ठीक है, इनमें भी लिक्विड भरा होता है, जैसा मतलब इसी। तो बेटा हम बात कर रहे थे ट्यूब्यूल्स की। ठीक है, तो दे आर प्रेजेंट नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे फॉर्म एससीआर एंड दे लैक राइबोसोम्स एट देयर सरफेस। क्लियर? ठीक है, अब देखो वेसिकल्स की जहां तक बात है, वेसिकल्स आर जस्ट बैग लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हो या सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें क्या भरा हुआ है? कुछ केमिकल भरा हुआ है। ठीक है, अब बनते कैसे हैं? देखो, जैसे मान लो यह आपका ट्यूब है, ट्यूबुलर पार्ट है। ठीक है, यहाँ से पहले ऐसे कोई चीज इसके अंदर ऐसे भरनी स्टार्ट हुई, भरेगी तो ऑब्वियसली हैवी होगी, थोड़ी सी हैवी होगी, तो ये इस तरीके से यहाँ से ऐसे हो जाएगी। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से बन जाएगी और अल्टीमेटली यहाँ से क्या हो जाएगी? डिटैच हो जाएगी, और ये स्ट्रक्चर क्या बन गया? वेसिकल। क्लियर? ठीक है, तो वेसिकल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। समझ में आ गई बात? ऐसे ये स्फेरिकल होते हैं, बाय स्ट्रक्चर कैसे होंगे? स्फेरिकल, और जनरली रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम RER टू SCR और फ्रॉम SCR टू गोल्जी अपरेटस। क्या मतलब है? देखो, आपका जो RER है, वहां से कोई चीज हमें SCR के पास भेजनी है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? ऐसी पर्टिकुलर पैकेट्स बनाएगा, ये इस तरीके के पैकेट्स बनाएगा, और ये पैकेट्स साइटोप्लाज्म में मूव करके जाएंगे, जो किसके साथ फ्यूज हो जाएंगे? SCR के साथ, या फिर SCR से कोई चीज आपको गोल्जी अपरेटस में भेजनी है। ठीक है ना, तो SCR से पैकेट्स बनेंगे, वेसिकल्स बनेंगे और मूव करके गोल्जी अपरेटस के पास जाएंगे, उसके साथ फ्यूज हो जाएंगे। आगे हम इसका डायग्रामेटिक व्यू भी करवाएंगे। ठीक है ना, जब गोल्जी बॉडीज करवाएंगे तब। ठीक है ना, तो वेसिकल्स आपको समझ में आने चाहिए क्या चीजें हैं। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, हालांकि आप पढ़ चुके हैं कि हमारे पास क्या है? दो टाइप की क्या है? जो है
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलते हैं, एक तो RER होते हैं और एक SCR होते हैं, ठीक है ना। तो जनरली हमारे पास दो टाइप के क्या मिलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स की, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। यहाँ पे एक तो हम लिखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा था हमने RER, ठीक है। और अगर बात करें दूसरे टाइप के तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको क्या कहा हमने, SER कहा, ठीक है। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट at their surface, ठीक है। राइबोसोम्स इनके सरफेस पे होते हैं, मेकिंग देयर सरफेस रफ, ठीक है। इनसे इन राइबोसोम्स की वजह से इनका सरफेस क्या हो जाता है, रफ, ठीक है। और ये क्या होते हैं, बेसिकली they have smooth surface because of absence of ribosomes, ठीक है। इनके सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं और इसीलिए ये क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं, ठीक है। सरफेस कैसा होगा इसका, स्मूथ होता है। they have smooth surface because of lack ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स की एब्सेंस की वजह से, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स में लिख सकते हो लैक, एब्सेंस इज मोर एब्सेंस, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है ना। अच्छा, अब ये वाले जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ मिलते हैं, जनरली लोकेटेड नियर न्यूक्लियस के आसपास मिलेंगे। ये जनरली आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास मिलेंगे, जनरली लोकेटेड नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा देखो बेटा और क्या डिफरेंस है, देखो इसमें क्या है, राइबोसोम अटैच है इसके ऊपर, और राइबोसोम हम पढ़ चुके हैं कि क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो RER का मेन काम होता है प्रोटीन फॉर्मेशन करना, ठीक है। और SCR का मेन काम होता है लिपिड और जो है लिपिड सिंथेसिस करना, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ फैट करना, ठीक है ना। यहाँ लिख सकते हो जनरली they are involved in protein synthesis, ठीक है। और इनका मेन काम क्या होता है, they are mainly for detoxification of drugs, ठीक है। क्या है, देखो जो भी आप ड्रग्स ले रहे हो, दवाइयों की फॉर्म में ले रहे हो या अल्कोहलिक कह सकते हो, ठीक है ना। तो बेसिकली वो क्या है, उसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसकी जो पॉइजनिसिटी है, उसको कौन कम कर रहा है, बेसिकली सेल के अंदर SCR कम करता है, उसको ऐसे पॉइजनस ग्रुप उनको हटाता है। तो डिटॉक्सिफाई करना, पॉइजनस कैरेक्टर को रिमूव करना, ठीक है ना। तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग में इन्वॉल्व होता है और लिपिड सिंथेसिस में, ठीक है ना, लिपिड सिंथेसिस। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो जनरली जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, इस तरीके से आपने इसके नाम याद करना, मतलब सॉरी इसका जो है डिफरेंस आपको आना चाहिए RER में और SCR में, क्लियर।
अब बात करते हैं इसके फंक्शन की, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अच्छा, जब भी डिफरेंस लिखते हो इसी तरीके से कंपैरेटिव टेबल बना के लिखा तो बहुत बड़ी गलती करते हो आप लोग कुछ बच्चे, ठीक है, टेबल नहीं बनाते हो। आगे से अगर टेबल नहीं बनी मिलेगी तो फिर मैं नंबर नहीं दूंगी, ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। व्हाट आर वेरियस फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो फंक्शंस मैं बता रही हूं बोल के, आपने क्या करना है, आपको क्या करना है, मुझे लिखकर दिखाना, ठीक है। फंक्शंस होमवर्क दे रही हूं, वैसे मैं समझा देती हूँ। राइट फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये होमवर्क है आप लोगों का कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस लिखो। मैं बता देती हूँ क्या क्या फंक्शंस होते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले ये इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। इट इज अ सपोर्टिव स्ट्रक्चर दैट इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द इंटरनल सपोर्ट टू द सेल, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आरईआर की, इट इज इन्वॉल्व इन जो है प्रोटीन सिंथेसिस। एससीआर की बात करें तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स कर रहा है, लिपिड सिंथेसिस और लिपिड स्टोरेज कर रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी यहाँ चलता है कुछ हद तक एससीआर के अंदर, ठीक है। प्लस जो है एक स्ट्रक्चर बनता है डेस्मोट्यूब्यूल, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बाद में समझाऊंगी क्या होता है डेस्मोट्यूब्यूल। पर यूं मान के चलो कि चीजों का एक सेल से दूसरे सेल के बीच में क्या होता है, जो है यूं कहो कि प्लाज्मोडेस्मेटा जैसे मैंने आपको बताए थे, तो एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस का जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा होता है थ्रू ट्यूब, उस ट्यूब को डेस्मोट्यूब्यूल कहते हैं, ठीक है। बाय डायग्राम नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर कर देंगे। तो आप क्या क्या फंक्शंस इसके कर सकते हो एक बार मुझे लिखकर दिखाना, फिर आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू।